मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। हरिद्वार के कई युवा यूक्रेन में कर रहे एमबीबीएस। युद्ध शुरू होने से परिजनों की सांसें अटकी। लगातार है बच्चों से संपर्क में। केंद्र सरकार से छात्रों को सुरक्षित स्वदेश वापसी कराने की मांग। यूक्रेन में रह रहे एमबीबीएस के पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के दिल बंकर के सहारे धड़क रहे हैं। इधर रूस के हमले के बाद परिजनों की सांसें भी अटकी हुई हैं। वे लगातार फोन पर बातचीत कर हालचाल ले रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से छात्रों को सुरक्षित घर वापसी की गुहार लगाई है। फंसे छात्रों का कहना है कि सरकार ने बंकर बनाकर दिए हैं और कहा है कि हालात बिगड़ने पर इनमें छिप जाएं। हरिद्वार जिले के कई छात्र यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमला बोला तो परिजनों को बच्चों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। हाल ही में हरिद्वार के प्रदीप झाव यूक्रेन से अपने घर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मेरे कई दोस्त अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो कि मदद की लगातार गुहार लगा रहे हैं और फोन पर मुझे भी बता रहे हैं कि वहां के हालात अभी भी काफी खराब हो गए हैं। मैं तो समय से यहां आ गया, लेकिन मेरे दोस्त अभी न जाने कितनी मुसीबतों को झेल रहे हैं। साथ ही उनके माँ बाप ने बेटे के घर पहुंचने पर राहत की सांस ली और केंद्र सरकार से उम्मीद जताई है कि यूक्रेन में फंसे हुए बच्चों को सरकार जल्द वापस लाने की प्रयास करेगी। अच्छा लग रहा है कि बच्चा घर वापस आ गया। एक्चुअली बहुत दूर भी था, हालात देखकर थोड़े वरीड भी थे हम कि क्या हो सकता है, तो लेकिन अच्छे टाइम पे डिसीजन लेने पे टाइमली बच्चा घर आ गया। लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं जो इसके फ्रेंड्स के मदर्स हैं, बहुत रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बच्चे फंसे हुए हैं। तो हम यही प्रे कर सकते हैं कि टाइमली वो बच्चे भी, गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि बच्चे सेफली घर आ जाएं, ताकि उनके मदर्स पेरेंट्स सब खुश हो सकें, इस बात से रिलैक्सेशन मिल सके उन्हें। सर वरीड थे हम बहुत ज़्यादा, लेकिन हमने बेटे को सजेस्ट किया कि एम्बेसी जाकर बात करो कि एम्बेसी क्या बोलती है। फर्स्टली वो उसी चीज़ को हम इम्पोर्टेंस देंगे। तो बेटे ने एम्बेसी जाके बात की तो उन्होंने नोटिस की दिया कि आप बच्चे, आप जितने भी हो, आप वापस चले जाओ, टाइमली घर चले जाओ। कुछ बच्चों ने डिसीज़न ले लिया कि घर जाना है, कुछ बच्चे वहीं रह गए। जो बच्चे रह गए हैं आज उनको फेस करना पड़ रहा है इस प्रॉब्लम को। एम्बेसी ने अपनी तरफ से अलर्ट कर दिया था बच्चों को, तो एम्बेसी का नोटिस मिलते ही हमने अपने बेटे को वापस घर बुला लिया था। क्लासेस कॉलेज ने वैसे भी ऑनलाइन कर दी थी, तो इसलिए ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं थी कि बच्चे की स्टडी पे कोई इफेक्ट आएगा। तो इसलिए हमने डिसीज़न लिया कि हम टाइमली अपने बेटे को घर बुला लेंगे। ख़राब हो रहे हैं। हम जब लौटे तो वो ख़राब होने शुरू हो गए थे। रोड पे सन्नाटा शुरू हो गया था आना, और हमारे कॉलेज वालों ने ही बोला था कि अब आपकी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। तो हमें थोड़ा सा लगना शुरू हो गया था कि हालात अब ख़राब हो रहे हैं। और फिर हमने एम्बेसी में बात करी तो उन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ से चले जाओ। उसके बाद उनका ऑफिशियल नोटिस भी आया था स्टूडेंट्स के लिए। दोस्त बता रहे हैं कि अभी खाने वाने की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सुपरमार्केट्स वगैरह बहुत कम देर के लिए खुल रही है, वहाँ पे खाना भी कम है, और पानी भी बीच बीच में आ जाता है, और लाइन काफ़ी है पानी की उस पर भी। और दूसरे हॉस्टल से और अपार्टमेंट से भी स्टूडेंट्स आके अब हमारे हॉस्टल में ही रह रहे हैं जहाँ पे मेरे दोस्त हैं। तो उनको रूम्स में भी काफ़ी भर गए हैं, रूम्स भी उनके, और बाहर जाना भी मना कर रहे हैं, जाने से मना कर रहे हैं हॉस्टल वाले। अभी मैं जिनको जानता हूँ 7-8 तो मेरे पर्सनल दोस्त हैं, बाकी तो सब हॉस्टल के, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। 50-100 तो आराम से, मतलब जो मेरे बैच के हैं उन्हें मैं जानता हूँ। बाहर से तो नहीं है, लेकिन आसपास के ज़िले से हैं। यही कहना चाहूँगा सरकार को कि कुछ भी करके वहाँ की सरकार से बात करके स्टूडेंट्स को या तो दूसरी कंट्रीज़ में लेके जाएं और वहाँ से बुलाएं एयरप्लेन के थ्रू, और या फिर वहाँ से एयरलिफ्ट करें, क्योंकि वहाँ के हालात ख़राब हो रहे हैं। अभी रशिया कीव की तरफ बढ़ रहा है और मेरे सारे दोस्त वहीं कीव में ही हैं। तो वहाँ पे टैंकर्स भी घूम रहे हैं, मेरे को उन्होंने वीडियो भेजी थी। तो वहाँ पे भी सब डरे हुए हैं। तो यही अपील करना चाहूँगा कि कुछ करके उन्हें एयरलिफ्ट किया जाए या फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाए, वेस्टर्न पार्ट्स पे यूक्रेन के। खबर रुड़की के कलियर से है, जहां पर आज भारतीय पत्रकार संघ की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कई वरिष्ठ पत्रकारों ने शिरकत की। भारतीय पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार दिलशाद अली ने बताया कि भारतीय पत्रकार संघ पूरे भारत में मजबूती से कार्य कर रहा है, और उन्होंने वहां पर मौजूद सभी पत्रकारों से कहा कि आप निसंकोच सच्ची घटनाओं का प्रकाशन करें, जिसमें हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हैं। किसी भी पत्रकार पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगने देंगे। वहीं पर मौजूद वरिष्ठ पत्रकार आफताब खान ने बताया कि भारतीय पत्रकार संघ पत्रकारों के हितों की लड़ाई लड़ रहा है। पत्रकारों को कवरेज के दौरान अनेकों प्रकार की कठिनाई आती है। उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम सभी एकजुट होकर उन कठिनाइयों को दूर करने का काम करेंगे, ताकि किसी पत्रकार का उत्पीड़न न हो।
क्योंकि सभी पत्रकार लोग फील्ड में रहते हैं, इस मीटिंग के माध्यम से हम सब लोग एक जगह एक छत के नीचे इकट्ठा होते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं। और जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं दुरानी साहब जी, उनके जो दिशा निर्देश मिलते हैं हमारे जिला अध्यक्ष दिलशाद भाई को, उन निर्देशों को हम लोग किस तरह फॉलो करें और अपने लोगों को जानकारी कैसे दें, इसलिए हम लोग मीटिंग का आयोजन करते हैं। और किसी पत्रकार के ऊपर कोई किसी भी प्रकार की भगवान न करे कोई आफत या कोई दुख तकलीफ आए, उसके लिए भी हम इस मीटिंगों में चर्चा करते हैं। और उसके उपरांत पत्रकार पे कोई अगर समस्या है तो उसके समाधान के लिए तुरंत हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए, भारतीय पत्रकार संघ पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि पत्रकार जो है जगह जगह अपना काम करते हैं, उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनकी कठिनाई को निदान के लिए भारतीय पत्रकार संघ सक्रियता से भूमिका निभा रहा है। देखिए, पत्रकारों में के ऊपर अत्याचार केवल आप हरिद्वार जिले की बात करें, ये तो एक विश्वव्यापी समस्या है। इस समस्या से लड़ने के लिए हमें सबको एकजुट रहना होगा, और जिस तरह से आप आज हैं आगे भी हमारे साथ रहेंगे तो हम उन समस्याओं को निदान कर सकेंगे। भारतीय पत्रकार संघ की जयपुर पेट्रोल पंपे पर जो मीटिंग भारतीय पत्रकार संघ की हुई है, सबसे पहले तो हमने भगवानपुर नगर अध्यक्ष मुरसलीम भाई को बनाया है और पंडित को जो है महामंत्री बनाया है। और आज भारतीय पत्रकार संघ पूरे भारत के अंदर जोश और खरोश के साथ मेहनत कर रहा है। और हम अपने साथियों से यकीन दहानी कराते हैं कि आप लोग सही काम करते रहिए, अगर फिर भी कोई दिक्कत या परेशानी आती है हम आपके लिए रात दिन तैयार हैं, किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। अगर किसी पत्रकार के साथ में जो भारतीय पत्रकार संघ से जुड़ा हुआ है वो सब हमारे संज्ञान में है, कौन क्या कर रहा है। अगर उसके खिलाफ कोई कारगुजारी कहीं से आएगी तो हम पूरा एक्शन लेंगे। बहानेबाजी है, कोई पत्रकार वही नहीं करता है। ये खनन माफियाओं के ढचोकले होते हैं जो प्रशासन की मिलीजुली सरकार से होता है। कोई पत्रकार जो है वो ब्लैकमेल नहीं करता। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान यूक्रेन में उत्तराखंड के 128 छात्र फंसे होने की जानकारी सार्वजनिक हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस संख्या की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री का दावा है कि लगातार अपने राज्य के छात्रों को सकुशल वापस वतन लाने के लिए भारत सरकार ही नहीं बल्कि देश मंत्रालय के साथ भी लगातार सामंजस्य बनाया हुआ है। देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से लगातार संपर्क कर छात्रों को सुरक्षित वापस लाने की दिशा में सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री के अनुसार उत्तराखंड में नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है, जो उत्तराखंड के सभी जनपदों से यूक्रेन में फंसे छात्रों और नागरिकों का डाटा एकत्रित कर रहे हैं। फिलहाल 128 छात्रों के यूक्रेन में फंसे होने की लिस्ट बन चुकी है। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को भारी बारिश के बीच ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रगति बिहार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक दिनेश सेमवाल और उनके परिजनों से मुलाकात करी। मौके पर उन्होंने दिनेश सेमवाल के पिता से हुए निधन पर अपना शोक भी व्यक्त किया। कहा कि वह इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से वापस देहरादून लौट गए। इस दौरान नगर निगम की महापौर अनीता ममगाई साथ में उपस्थित रहीं। नहीं, देखिए, हम लोगों ने लगातार यहाँ उत्तराखंड के अंदर नोडल अधिकारी की नियुक्ति की है। एक नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी बनाए हैं। सभी जिलों से हम सारा ब्यौरा ले रहे हैं। अभी तक 128 लोगों का हमारे पास आया है। 128 बच्चे हमारे वहाँ पर हैं जो विभिन्न संस्थानों में या पढ़ाई कर रहे हैं या कोई अन्य उसमें लगे हुए हैं। तो हमारा ये पूरा प्रयास है सभी को सकुशल लाया जाए। उसके लिए हम भारत सरकार के निरंतर संपर्क में हैं, विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं। कल सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी से भी मैंने बात की है और हम लगातार संपर्क में हैं। पोलैंड के रास्ते से या अन्य जो भी रास्ते नज़दीक के अन्य दूसरे देशों के हैं, उन रास्तों तक पहुंचने की व्यवस्था हो रही है और वहां तक पहुंचने के बाद उनको वापस लाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। हमारा पूरा प्रयास है कि सभी को सकुशल लाया जाए। आगामी 4 धाम यात्रा को सकुशल और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए यात्रा के प्रथम द्वार ऋषिकेश में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। एसडीएम ऋषिकेश ने शहरी स्तर पर तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर अब तक की व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लेकर कई निर्देश दिए हैं।
व्यवस्थाओं के बारे में 28 मार्च को गढ़वाल कमिश्नर अधिकारियों से जवाब तलब करेंगे। शनिवार को अपने कार्यालय में एसडीएम अपूर्वा पांडे ने विद्युत, जल परिवहन, दूरसंचार, नगर निगम, पुलिस और ARTO विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान एसडीएम ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया। चारधाम यात्रा के दौरान 24 घंटे बिजली की आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश जहां एसडीएम ने विद्युत विभाग को दिए, वहीं जल संसाधन को स्टेड पोस्ट के आसपास जानकारी के लिए सूचना पट लगाने के लिए कहा। परिवहन निगम को यात्रा के दौरान बसों की समय सारणी सार्वजनिक रूप से लगाने के निर्देश दिए। नगर निगम को बेहतर साफ सफाई की व्यवस्था करने, जगह जगह कूड़ेदान लगाने और पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती करने के लिए एसडीएम ने निर्देशित किया। आगामी चारधाम यात्रा की प्रेपरेशंस में 28 तारीख को हमारे आयुक्त महोदय द्वारा भी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। उसी के क्रम में आज ऋषिकेश स्तर पर हमने समस्त विभागों को बुलाकर आपका ARTO, हेल्थ विभाग, पुलिस, जल निगम, PWD और सभी भी जितने भी रेलेवेंट विभाग हमारे रहते हैं सबको बुलाकर एक तैयारियों का अभी तक का जायज़ा लिया और आगे क्या कार्य योजना रहेगी उस पर चर्चा की। हरिद्वार के एसएसपी ऑफिस के सामने खाली पड़ी जगह पर एक सुंदर फूलों का बगीचा लगाया गया। उसमें सुंदर सुंदर फूल जैसे गुलाब, गेंदा, चमेली, अच्छी वैरायटी के फूल लगाए गए। हरिद्वार के एसएसपी योगेंद्र सिंह ने बताया कि एसएसपी ऑफिस के सामने खाली पड़ी जगह पर सुंदर सुंदर फूलों से बगीचा लगाया गया, जिसमें अच्छी वैरायटी के फूल लगाए गए ताकि एसएसपी ऑफिस के आसपास स्वच्छता बनी रहे। उन्होंने बताया कि बगीचा सुंदरता के साथ साथ आंखों को सुकून व मन को शांति देने वाला साबित होगा। पुलिस ऑफिस के सामने जो खाली जगह थी वहाँ पर एक फूलों की वाटिका बनाई गई है जिसमें कि सीजनल अनेक प्रकार के फूल यहाँ पर हैं, जिनमें डहेलिया, गुलाब, गेंदा और पॉपी, जो कई प्रकार के आपको यहाँ पर फूल मिलेंगे। और जहाँ इन फूलों से एक और पर्यावरण को बचाने की ओर जो संदेश जाएगा, जो फूलों की वैरायटीज़ हैं, एक जो बायोडाइवर्सिटी है, इसको मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें जहाँ एक तरफ ज़रूरी हैं, दूसरी तरफ ये आँखों को एक सुकून देने वाला और मन को शांति देने वाला भी है। पुलिस को आमतौर पर एक शुष्क डिपार्टमेंट माना जाता है, लेकिन ये यहाँ पर इस धारणा को बदलने के लिए है कि नहीं, पुलिस में भी ऐसे लोग हैं जो सौंदर्य के पारखी होते हैं और जो पॉजिटिविटी और अच्छी चीज़ों को प्रोत्साहित करते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।